मित्रों नमस्कार। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक लेखक के रूप में मुझे एक विषय पर, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिदृश्य, उस पर बोलने के लिए एक लेखक के रूप में आमंत्रित किया है। यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, देखिए हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक परिदृश्य के मैं यहाँ दो बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक मैं स्वयं जो यहाँ खड़ा हूँ, जिसका कि कुर्ते का रंग बैंगनी है, बैंगनी सबसे अलग दिखाई दे रहा है, और दूसरे मेरे मित्र आशीष त्रिपाठी, जिनके के कुर्ता का रंग इससे बिल्कुल ही अलहदा है। इससे बढ़िया सांस्कृतिक परिदृश्य आपको देखने को नहीं मिल सकता। मतलब आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि ये दोनों बंदे कम से कम यहाँ के नहीं हैं। तो एक पहचान तो सांस्कृतिक परिदृश्य। जब ये विषय दिया गया था, ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे साथ एक दिक्कत क्या है कि मेरा अनुशासन अध्यापन से नहीं रहा। मैंने नौकरी की सरकारी, मैं विशुद्ध रूप से बाबू था, और जहां मैं काम करता था एज ए डिप्टी डायरेक्टर में रिटायर हुआ था, और लेखन मेरा कभी शौक नहीं रहा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मैं आपके सामने आज को लग रहा है कि मैं भाषण दे रहा हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो, मेरी पत्नी बैठी है, अगर आपको मेरे बारे में पढ़ना है तो मेरा एक स्मृति कथा है, पकी जेठ का गुलमोहर, वाणी से है, उसको पढ़ लीजिए, आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि सौभाग्य कहिए, संजोग कहिए, या नियति कुछ भी कह लीजिए, कि मैं इस वक्त दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली से मेरा जो इलाका है मेवात, वो 80 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और पिछले 40 वर्षों में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मैं दिल्ली को लेखक बनने के लिए नहीं आया था। मेरी जो दिल्ली आने का जो कारण था, मेरे कारण बिल्कुल इतर थे, मेरे सामाजिक और पारिवारिक परिवेश था, जिसकी वजह से मैं दिल्ली आया। लेकिन चूँकि थोड़ा सा जैसे गांव देहात का एक युवा अपनी कलम घिसाई करता है, हर आदमी लिखने की कोशिश करता है, वो थोड़ा बहुत करता था। और फिर उसके बाद दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को सीखने समझने का मौका मिला, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आशीष त्रिपाठी जिन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझेगी, कि मैं पिछले 4 दशकों से दिल्ली में रहते हुए मैंने हिंदी साहित्य की बड़ी बड़ी सल्तनतें बनती और ध्वस्त होती हुई देखी। और मैं अगर आपके बीच में हूँ तो उन सल्तनतों के बिगड़ने, बनने, उन प्रक्रियाओं को बहुत सारों को गंवा रहा हूँ। और जिस लेखक को, मतलब मैंने कहा ना कि मैं लेखक, मेरा कोई वो नहीं था, मेरी तो कहना चाहिए एग्जिस्टेंस का जो सबसे बड़ा प्रश्न था वो रोज़गार था। मैं तो दिल्ली में रोज़गार करने आया था, और मैंने मजदूरी भी की है, फैक्ट्रियों में भी काम किया है, सब काम किए हैं। मैं इसको अतिशयोक्ति में, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं, हर युवा उससे गुजरता है। तो ये जो आज का विषय है, जब हम यहाँ बैठे थे तो सबसे पहले मैंने इस हॉल में जैसे ही मैं प्रवेश किया, मैं दूसरी बार केरल में आया हूँ, बल्कि कहिए तीसरी बार। 2 बार तो भागते भागते, एक बार तो सरकार में हम लोगों को एक LTC मिलती है, तो मैं तब पहली बार आया था, दोनों बच्चे थे मेरे, पत्नी थी। उसके बाद एक दिल्ली में हिंदी अकादमी है, उसका एक प्रतिनिधि मंडल आया था, और हम कालड़ी तक गए थे। परमेश्वरन जी हुआ करते थे, उनके भाई साहब दिल्ली में थे, और उस वक्त इसी त्रिवेंद्रम में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के बैनर तले एक गोष्ठी हुई थी। और ये तीसरी बार, जिसको कि मैं कायदे से तीसरी बार आना कहता हूँ। तो जब मैं यहाँ बैठा, उसमें जब मैंने प्रवेश किया इस बिल्डिंग में, तो पहली नज़र मेरी इसके वास्तुकला, जो इसका आर्किटेक्चर है, इस पर नज़र गई। फिर जब हम यहाँ हॉल में आए, और जब अशोक जी ने बताया बाद में, लेकिन मैंने इससे पहले इसका पूरा जो वास्तुकला का जो इसका वो स्ट्रक्चर है, वो मैंने सब देखा। और फिर उन्होंने कुछ बातें बताई कि 150 साल पुराना कॉलेज है, और जहाँ ये गोष्ठी हो रही है, वहाँ अंग्रेज आकर आराम करते थे।
अब आप ये देखिए कि एक कितनी लंबी यात्रा करके आज एक कॉलेज जहाँ अंग्रेज़ बैठा करते थे, मैकाले के मतलब जिस मैकाले को हम गाली देते हैं पानी कोस कोस कर, उसी मैकाले के पूर्वज यहाँ थे। आज उसी मैकाले के वंशजों की जगह पर कहिए आप सब बैठे हुए हैं। तो आप कुछ भी कहिए, अंग्रेज़ों को कितनी भी गाली दीजिए, लेकिन कुछ योगदान को हम नहीं कर सकते। तो मैं जब इसको देख रहा था, जो अशोक जी ने बताया, तो इसका जो विषय है हिंदी साहित्य का सांस्कृतिक परिदृश्य है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान के चलूँ कि इस विषय को अगर हम ये कर दें यूनिवर्सिटी कॉलेज का सांस्कृतिक परिदृश्य, तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में बहुत सारी उसकी परिभाषाएं, उसके अर्थ समझ सकते हैं। और जयश्री जी ने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया कि जो मैं बोलना चाहता लगभग वो उन्होंने मुझे सूत्र दे दिए, और मैं अपने उपन्यासों के माध्यम से, लेख के माध्यम से उन चीज़ों को बहुत समझा सकता हूँ। देखिए मित्रों, मैं जैसे कि बताऊँ कि मैं कोई सैद्धांतिकी की साहित्य पर बात नहीं करूँगा, वो बहुत बातें हो चुकी हैं। मैं एक लेखक हूँ, और मुझे लेखक होने के नाते सबसे ज़्यादा परेशानी दो शब्दों पर होती है। जब एक तो मुझे कोई परम आदरणीय है, परम इस तरह की विशेषणों से सुशोभित करता है, और दूसरा जब कोई मुझे डॉक्टर कहता है। मैं कायदे से तो कंपाउंडर भी नहीं हूँ, आप तो डॉक्टर की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने कहना भी बंद कर दिया, लोगों को मना भी करना बंद कर दिया है कि आप मुझे डॉक्टर मत कहा करें। मेरे साथ एक अच्छी बात यह है कि मेरा अनुशासन आप लोगों की तरह पढ़ना पढ़ाना, धीर गंभीर बोलना उस तरह से नहीं है। तो मैं जो भी बोलूँगा उसकी गारंटी मेरी नहीं है कि वो आपको कितनी समझ में आती है नहीं आती है, ये मेरी गारंटी नहीं, आप तय करेंगे। लेकिन एक लेखक होने के नाते ये जो विषय है, ये इतना व्यापक विषय है कि इसको जैसे प्याज हम जो कहते हैं ऑनियन, उसके जितने छिलके को उतारोगे वो उतरता ही जाएगा। ये इसकी इस तरह की ये परिभाषाएं इस तरह की हैं। और इसमें हमारे यहाँ 2-3-4 जो शब्द जिनकी आज भी खूब चर्चा हुई, और अक्सर उसी को लेकर चलते हैं हम, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, और चौथे नंबर पर सांस्कृतिक आता। अब सवाल ये है कि संस्कृति पहले आई या आदमी का संस्कार पहले बना। इस पर आप मतैक्य हो सकते हैं, आपके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारा संस्कार निर्मित होता है वो हमारी संस्कृति से निर्मित होता है। और संस्कृति क्या है? संस्कृति की बहुत परिभाषाएं अभी जयश्री जी ने समझाई, वो परिभाषाएं हैं। देखिए, एक लेखक होने के नाते, एक क्रिएटिव राइटर होने के नाते, एक कथाकार होने के नाते, मैं संस्कृति को एक जीवन शैली कहता हूँ, जीवन जीने की पद्धति है। उस संस्कृति में भाषा भी है, साहित्य भी है, मनोरंजन भी है, फिल्म भी है, बोली बानी भी है, बहुत सारे सब उसी संस्कृति के हिस्से। ये मेरा अपना मानना है, आप उससे समझे या ना समझे, वो आप सहमत हो ना हो। तो जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, अगर मैं इसको इस रूप में कहूँ, मैं आपके फिर दोबारा से लौट कर इसी त्रिवेंद्रम में आता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो पद्मनाभन, जो हमारे यहाँ बहुत मशहूर मंदिर है, उसमें हम लोग जाते हैं, वहाँ भी मैं गया। तो मैं जब कुछ ऐसी जानकारी, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब जानकारी कर रहा था तो स्वाति तिरुनाल, महाराजा राम वर्मा, और मुझे यहीं आकर पता चला कि हम राजा रवि वर्मा इतने बड़े आर्टिस्ट जिनकी भी है, राजा रवि, उनकी जब मैंने वहाँ तस्वीरें देखी, तब मुझे मैं आइडेंटिफाई कर, ये राजा रवि वर्मा के उससे परिवार से हैं। पद्मनाभ वो उनका उपनाम था। जैसे हम भक्ति काल के कबीर, मीरा, तुलसी, जब इनके दोहे और पद पढ़ते हैं तो उनके आगे अंत में कबीर या तुलसी आता है। और जब ये शब्द आगे आता है तो जब हम बीए में स्कूल में पढ़ते तो जब हमारे पास व्याख्या आती थी ये किसका पद है, तो कई बार मुझे बड़ी अफसोस है कि वो किस तरह के अध्यापक रहे जो ऐसे इस तरह का पद दे रहे हैं जिस पर लेखक का अंत में नाम है और फिर भी पूछे किसका पद है ये। तो हम सबसे पहले उसी से शुरू करते थे, क्योंकि हमें स्रोत तो मिल गया ना कि कबीर का दोहा उस अंत में आ गया है, तो ये कबीर का दोहा, तो आधा नंबर तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसी तरह पद्मनाभ, यानी जिसका नाम नक्षत्र है, तो जब मैं उनके बारे में कुछ ऐसे देख रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात को लेकर हुई, और एक विश्वास जो
मेरा और दृढ़ हुआ वो यह हुआ कि जो हिंदी के प्रति दक्षिण भारत में जो दुराग्रह का से या पूर्वाग्रह का सा जो भाव है वो केरल में क्यों नहीं है? केरल में नहीं है। मैं जब पहली बार आया था तब भी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं त्रिवेंद्रम में हूँ या दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ, तब भी मुझे लगा कि नहीं मैं दिल्ली में हूँ। तो जब मैंने ये देखा तो जो सांस्कृतिक परिदृश्य की मैं बात करता हूँ कि कैसे उसका जनमानस पर असर पड़ता है, तो पद्मनाभ जो स्वाति तिरुनाल थे वो ब्रज के बहुत बड़े कवि थे। पता नहीं आपको कितने लोगों को पता है, ब्रज के बहुत बड़े कवि थे और उनके जितने भी पद थे वो सब के सब रागों पर आधारित थे। खमास, राग बिहार, सारे रागों पर आधारित। अब आप कल्पना करिए, अशोक जी ने जैसा कि मैं 3000 किलोमीटर से चल के यहाँ आया और मान लीजिए कृष्ण भक्त थे अगर स्वाति तिरुनाल, तो 200 किलोमीटर और आगे लगा लो, मतलब 3000 कि 3000 किलोमीटर दूर एक राजवंश का व्यक्ति ब्रज में काव्य रचना कर रहा, और वो भी सामान्य नहीं। देखिए, पद तो हम सब आप लिखते हैं, कविताएं हम सब आप लिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो मुझे हैरानी की बात है कि सब के सब रागों पर आधारित थे। इसका मतलब उस व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत की भी बहुत जानकारी थी। अगर अब इसको मैं यह सोच रहा था कि अगर मुझे त्रिवेंद्रम के सांस्कृतिक परिदृश्य पर कोई, भाई परिदृश्य तो अलग होगा, कि अगर त्रिवेंद्रम पर अगर मुझे कोई ऐसी रचनात्मक चीज़ लिखनी हो तो मैं तिरुनाल को उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, वो तो हर हालत में आएगा। क्योंकि उस सांस्कृतिक परिदृश्य में जब हम त्रिवेंद्रम की बात करेंगे, यहाँ के कवियों की भी बात आएगी, यहाँ की भाषा की भी बात आएगी, यहाँ के खान पीन की भी बात आएगी, यहाँ की जो हमारी गंगा जमनी तहजीब जो उत्तर भारत में बहुत चलता है, कि जिसको कि कहते हैं कि शेरशाह सूरी से पहले जो ये शब्द आया था, ये बहलोल लोदी के समय में शायद ये आया था, गंगा जमनी जो शब्द था, मतलब वो चीज़ें तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें बराबर वो आएंगी। और उन चीज़ों को की अनदेखी बने ये किए बिना हम उसके सांस्कृतिक पक्ष को त्रिवेंद्रम के और लगभग आधे केरल का, मैं आधा केरल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इस त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी भी है, तो उसके अनदेखी किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब दरअसल सांस्कृतिक परिदृश्य है क्या, इसको अगर मैं अपने उपन्यासों से समझाने की कोशिश करूं तो हो सकता है ये चूँकि ज़्यादातर छात्र हैं, शोध छात्र हैं, उनको समझने में आसानी हो। मित्रों, मेरा संबंध देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता मेवात, बड़ा नाम सुना होगा। पिछले आपने प्रेमचंद जी की जयंती पर, उनके जन्मदिन पर 31 जुलाई को जो प्रेमचंद जी के वहाँ मेवात में एक हुड़दंग मचा था, और वो क्यों मचा था, और हम जैसे लोगों को पहले पता था ये होने वाला है, तो मैं उस मेवात का रहने वाला। और उस मेवात की पहचान अगर आप उत्तर भारत में चले जाएं तो आप किसी से, मैं जब कई बार ये कहता हूँ कि आप मेवात के, मैं मेवात का हूँ, तो उन लोगों को एक तरह से बड़े चौंकते हुए कि अच्छा आप मेवात के हैं। यानी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, देखिए यह दौर आज की तारीख में जिसमें हम जी रहे हैं, ये अवधारणाओं का दौर भी है, नैरेटिव बनाने का भी दौर। अगर एक अच्छे खासे व्यक्ति की आपको उसके इमेज, उसकी छवि का अगर सत्यानाश करना है तो आप 4 बंदे उसके पीछे लगा दीजिए और उसको लेकर उसकी बारे में नैरेटिव बनाना शुरू कर दीजिए कि अशोक जी, अच्छा वो जो बड़ा अजीब सा है, जो लोगों से बात भी सीधा नहीं करता है, अच्छा अशोक जी, अच्छा वो मोरवाल जो मेवात का जो बड़ा उजट सा है, मतलब मेरे बारे में कहा कि ये आदमी बड़ा उजट सा है, रूखा सा है। तो मैं उस मेवात का रहने वाला हूँ, और मेरा जब पहला उपन्यास, आशीष जी तो स्टूडेंट रहे होंगे उस वक्त, 1999 में काला पहाड़ मेरा एक उपन्यास आया था, तो वह उपन्यास उसी मेवात के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों को लेकर लिखा गया था। यानी साहित्य का काम खाली कहानी कहना नहीं होता है, कहानी के बहाने बहुत सारी चीज़ों से वो अपने पाठकों को परिचय कराता है। और उस काला पहाड़ को पढ़कर, यानी अगर मैं आज खड़ा हूँ
काला पहाड़ मेरा पहला उपन्यास था, मेरा 11वां उपन्यास अगले महीने आ जाएगा, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ अगर ज़्यादातर लोग कहते हैं तो काला पहाड़ के रूप से। ये होता है हर लेखक के पास। तो उस उपन्यास को पढ़ने के बाद जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर आपको मेवात को समझना है तो ये जो समझना है किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी काल को, किसी समाज को, किसी समुदाय को, किसी वर्ग को, तो उपन्यास यह काम करता है। तो उस उपन्यास से आप उस मेवात को समझ सकते हैं कि मेवात था क्या, इनके पूर्वज क्या थे, क्या इनके पूर्वज ऐसे भी थे कि जिनके एक पूर्वज ने बाबर को मना कर दिया था अपने साथ जंग करने से। तो ये जो सांस्कृतिक परिदृश्य हर उपन्यास की, हर रचना की अलग अलग होती है। अगर ऐतिहासिक उपन्यास है तो उसका सांस्कृतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरा मेवात से जुड़ा हुआ मेरा एक उपन्यास खानज़ादा। खानज़ादा ये दरअसल एक लक़ब था, एक खिताब था जो अमीर तैमूर ने, जिसको तैमूरलंग कहते हैं, उसने इनके पूर्वजों को दिया था जो मेवात के खानज़ादा थे। और खानज़ादा शब्द दरअसल मुसलमान राजपूतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वह सिर्फ आपको मेवात में मिलेंगे, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के वक्त में, समरपाल और सोपरपाल दो भाई थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और मज़ेदार ये था कि समरपाल और सोपरपाल, आपने एक दिल्ली में एक जगह का नाम सुना होगा, चिराग दहलवी, तो चिराग दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में चिराग दिल्ली। दरअसल वो दोनों भाई नसीरुद्दौला शाह चिराग दहलवी के शिष्य थे और चिराग दहलवी साहब का संबंध फिरोज शाह तुगलक के पिता से बहुत अच्छे संबंध। और कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को जब सल्तनत सौंपी गई तो वो नसीरुद्दौला शाह चिराग दहलवी साहब के अनुरोध पर ही सौंपी गई। तो उस उपन्यास का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो बिल्कुल अलग मिलेगा। आपको पता चलेगा कि जिस बाबर को हम लाख गाली देते हैं, जिसके नाम पर आज पूरा देश क्या से क्या भुगत रहा है, आप उस बाबर के बारे में जानिए वो शायरी कितनी अच्छी करता था। उस बाबर के बारे में जब जानेंगे कि वह आदमी खुद नहीं आया था यहाँ, बाबर इस देश में खुद नहीं आया था, आप उसको आतताई कह लीजिए, मैं भी कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ। अब बाबर यहाँ स्वयं चल कर नहीं आता। बाबर को तो आपका एक हिंदू महाराज, हिंदू राजा, बड़ा राजा जिसका कि नाम राणा सांगा था, वह उसने उसको इनवाइट किया था, न्योता दिया था। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और उसी इब्राहिम लोदी के उस जंग में जिसका कि राणा सांगा के साथ बाबर का समझौता हुआ था, ये इतिहास मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि जिस बाबर के साथ राणा सांगा का समझौता हुआ था पानीपत के पहले युद्ध में, उसी राणा सांगा ने बाबर को धोखा दिया। आप कल्पना करिए, आपको पता नहीं कितने लोगों को पता है इतिहास का, कि बाबर इस देश में जब आया सिर्फ कितने साल जिंदा रहा था। हमें लगता है कि पता ना 100 200 वो सिर्फ 4 साल जिंदा रहा। आप सोचिए कि अगर ये अदूरदर्शिता राणा सांगा उस वक्त नहीं बरतता और समझौते के पर चलते हुए बाबर के साथ वह इब्राहिम लोदी से जंग लड़ देता और 4 साल के बाद बाबर के मरने के बाद सत्ता किसके हाथ में होती? स्वाभाविक रूप से राणा सांगा के हाथ में होती। तो आज इस देश का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, जिसके के बारे में हम आज विषय करें, हो सकता है बिल्कुल ही अलग। साहित्य, कला और संस्कृति के बारे में ये कहा जाता है और एक तथ्य है कि अगर हम सामंतवाद को गाली भी देते हैं, मुगलों को गाली देते हैं, बाहर से आए और दूसरे मुसलमान उनको देते हैं, तो आप एक चीज़ देखिए कि इस देश में कला, साहित्य, संस्कृति, उत्तर भारत की बात करूँ, मैं दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग तो दक्षिण भारत में आए ही नहीं थे, मध्य भारत से वापस चले गए थे बिहार की। तो आप देखिए कि आज हमारे जितने भी शास्त्रीय, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, चित्रकला है, सबसे ज़्यादा संरक्षण इसको कब मिला? मुगल पीरियड में मिला। हम जिनको लुटेरे कहते हैं, एक नया नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि मुगल तो लुटेरे थे,
भैया हमें यही नहीं पता कि लुटेरे की परिभाषा क्या होती है। अगर एक गांव का आदमी दूर 200 किलोमीटर दूर का गांव का आदमी त्रिवेंद्रम शहर में आके बस जाता है और उसकी संतान यहीं रह जाती हैं, तो क्या आप उसको लुटेरे कहेंगे, लुटेरा कहेंगे? भगत सिंह को जब असेंबली बम कांड में सजा सुनाई जा रही थी तो जो अंग्रेजी जज था उसने एक बात कही थी कि तुम एक चीज़ बताइए भगत सिंह कि तुम्हारे इस देश में मुगलों ने इतने लंबे समय तक राज किया, तुमने तो कभी भी उन वहाँ बम नहीं फोड़ा और हम लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं और तुमने हमारे असेंबली पर बम फोड़ दिया। तो भगत सिंह का ग्रोवर में बहुत अच्छा इसका रेफरेंस है। भगत सिंह ने इसका जवाब दिया था कि अंग्रेज लुटेरे थे, मुगल लुटेरे नहीं थे। अंग्रेज लुटेरे इस तरह थे कि जब वो यहाँ से दौलत लूट के ले जाते थे तो जो स्पंज नहीं होता, तो जब टेम्स नदी में जब स्पंज को निचोड़ते तो उसमें दौलत बरसती थी। मुगल तो इसी मुल्क में रहे, वो लुटेरे नहीं थे। अब कहने को बहुत सारी बातें हमारे यहाँ दरअसल क्या है कि इतिहास जो है, इतिहास क्योंकि वो भी उसी सांस्कृतिक परिदृश्य का एक हिस्सा है। हम क्या है कि हम जो हमारा ज्ञान बहुत व्हाट्सअप और इन सब चीज़ों ये बहुत खतरनाक है। इसी तरह से एक सांस्कृतिक परिदृश्य का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा एक उपन्यास है रेत। वह उपन्यास उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी है। एक समय में एक पूरा समूह होता था समुदायों का, उसको हम अपराधी जनजाति कहा करते थे, क्रिमिनल ट्राइब्स। और उसको लेकर अंग्रेज़ों ने एक एक्ट भी बनाया हुआ था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो कि वह एक्ट 1952 में पंडित नेहरू ने एबॉलिश किया था और उसकी जगह क्रिमिनल हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बनाया। अब उसका भी जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है उसका भी इस्तेमाल उन्हीं जातियों के खिलाफ किया जाता है कि जी वो तो हट गया, लेकिन ये है आपके लिए। जबकि हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट का मतलब यह होता है कि अगर भगवान दास मोहरवाल 3 बार किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है और उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है 3 बार, तो उसको हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के तहत उस पर मुकदमा चलेगा। ये उसकी परिभाषा। उस रेत का जो पूरा का पूरा उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो उत्तर भारत में एक इसी तरह की जाति कंजर, और उस उपन्यास को लेकर मेरे पास ऊपर 2-3 साल मुकदमा भी चला था कन्नौज उत्तर प्रदेश के एक छिबरामऊ तहसील में। वहाँ के लोगों ने कुछ मानहानि का मुकदमा कर दिया था। तो अगर आप कंजर उस रेत उपन्यास को पढ़ेंगे, जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, तो जो पूरा का पूरा उस समुदाय का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, उनके रीति रिवाज, खान पान, उनके शादी विवाह, वहाँ जैसे बुआ भाभी का क्या कॉन्सेप्ट होता, वो सारा का सारा उसमें आपको मिलेगा। इसी तरह से अभी मेरा एक उपन्यास आया है मोक्ष वन। वह उपन्यास वृंदावन और बंगाल पर केंद्रित है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई ये जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, इससे हमारा आशय क्या है। तो सांस्कृतिक परिदृश्य सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती। हमने इसको एक रूट इस तरह से भी बड़ा रूट कर दिया शब्द को कि जी क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्या है कि जी वहाँ कथकली है, वहाँ भरतनाट्यम है, वो बच्चे डांस करेंगे। हमने उस जो परिभाषा इस वक्त जो तय की हुई है, जो मोटी मोटी, अच्छा शुरू में मैं भी यही समझता था, ईमानदारी की बात बताऊँ। जब ये विषय मेरे पास आया तो मैं भी इसको लगभग कल्चरल एक्टिविटी से समझ बैठा था। पर मैंने कहा कि नहीं, जब ये विषय दिया तो कुछ चीज़, तो फिर मैंने अपने कुछ जो अध्यापक मित्र हैं यूनिवर्सिटीज़ और उसमें उनसे बात की, तो उन्होंने कुछ बातें बताई जो कि जयश्री जी ने भी कही। तो उसमें सारे के सारे किस तरह से एक पूरा का पूरा डिस्कोर्स स्त्री विमर्श का उसमें आपको देखने का मिलेगा। ये हमारे जितने भी डिस्कोर्स हैं, ये बेसिकली जिसको हम सांस्कृतिक विमर्श कहते हैं, ये उन्हीं के हिस्से हैं। चाहे स्त्री विमर्श हो, चाहे वो दलित विमर्श हो, ये जितने भी सांस्कृतिक विमर्श के ही एक तरह से मैं अपनी, ये मेरी समझ है। तो इस तरह से अगर हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो जब लेखक लिखता है तो लेखक सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कथा ही बुनता है। उस कथा बुनने के लिए
बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करता है, बहुत सारी प्रविधियाँ यानी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तब जाके वह रचना पढ़ती है। अगर एक रचनाकार लेखक अगर एंथ्रोपोलॉजिकल विषय पर कोई उपन्यास लिख रहा है, जैसा कि रेत को एंथ्रोपोलॉजिकल उपन्यास कहा जाता है, तो वो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटिव, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को देखेगा। मैंने उस कंजर समुदाय की, जिसकी कि स्त्रियों का मुख्य कारण प्रोस्टिट्यूशन है, दरअसल वो जो मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था महारानी, उसका कारण ये था कि उसमें ये कहा गया था कि इन्होंने हमारी स्त्रियों की गलत छवि पेश की है, और उसके चलते स्त्रियों ने मेरे खिलाफ वहाँ मज़ार पर मन्नतें मांगी, बहुत सारा कुछ हुआ। इसी तरह से एक मेरा उपन्यास है हलाला। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत कुछ स्टूडेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी की भी हैं, और हलाला मुझे नहीं लगता कि कम से कम दक्षिण भारत के किसी राज्य में उस शब्द को किसी ने सुना होगा, लेकिन है क्या किसी को नहीं पता होगा। लेकिन यही चीज़ अब आप उत्तर भारत में चले जाइए, और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो इसका इतना हल्ला है। हलाला का मतलब कहना चाहिए कि उस समुदाय के लिए एक तरह से गाली की तरह इस्तेमाल होने लगा है। जिस तरह के फोर्सेस अब हमारे यहाँ उदय हो रही हैं, वो इन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गाली की तरह करने लगे। अच्छा, आप हलाला की संतान हैं, हलाला क्या है? अब उसके लिए आपको क्या लगा होगा कि मैंने शरीयत को नहीं पढ़ा होगा, क्या मैंने कुरान को नहीं पढ़ा होगा, क्या मैंने बहिश्ती ज़ेवर को नहीं पढ़ा होगा। लेखक जिस तरह का विषय का चयन करता है, उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ता है। अब हलाला क्या है? और जबकि जो हलाला है एक तरह से विशुद्ध रूप से ये सामाजिक समस्या है, जिसको कि धार्मिक समस्या बना दिया गया है। हलाला यह है कि अगर कोई पुरुष मुस्लिम समुदाय में अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, और तलाक दे दिया, ठीक है, फिर बाद में एहसास होता है कि यार ये तो पति पत्नी में मनमुटाव, इस तरह की बातें होती रही, तो चलिए हम इसको वापस रख लेते हैं, या वो दोबारा वापस आ सकती है। लेकिन वापस आने से पहले उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हलाला से। इस पर एक ड्रामेटिक दिल्ली कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी इस पर प्ले भी किया था, 2 घंटे का प्ले था, बिल्कुल उसमें बीच में ब्रेक नहीं था, और लोगों ने बहुत आनंद लिया था उसको। तो उसको वापस आने के लिए उस हलाला प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस हलाला प्रोसेस के तहत उस महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से, मर्द से निकाह करना पड़ेगा। सिर्फ उसके बाद निकाह करने के बाद फिर वह पहले शौहर के पास आ सकती है। लेकिन इसमें एक पेच बहुत बड़ा है। पेच ये है कि सिर्फ दूसरे शौहर से निकाह करना ही काफ़ी नहीं है, शादी करना ही ना कि उसके साथ कंजुमेट होना बहुत ज़रूरी है। उस महिला को वो दूसरे शौहर से कंज्यूमेट होगी, उसके बाद वो उसको तलाक देगा, तब वो वापस पुराने शौहर के पास आ सकती है। क्या हम यहाँ बहुत सारे मर्द बैठे हैं, क्या अगर किसी की पत्नी के साथ ऐसा तो वो उसको स्वीकार करेगा? हमारी जो मर्दवादी सोच है, मतलब जब हम सांस्कृतिक इस परिदृश्य के बाद कि हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इसके लिए मैंने जब कुरान को पढ़ा तो सूरा अन-निसा में सिर्फ एक आयत मिलती है। उस आयत में ये कहा गया है, हलाला का जिक्र तो है, लेकिन उसमें ये कंजुमेट का कोई वो नहीं है। सिर्फ ये है कि या तो दूसरे शौहर की मौत हो जाए, ये खुद तलाक दे दे, तो वो पुराने शौहर के पास आ जाए। अब सवाल इसमें ये है कि जो चीज़ कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ में है ही नहीं, उसको बाद में क्यों जोड़ा गया? लेखक इन सब चीज़ों को जब निकालता है, और वो पूरा जो उसका सांस्कृतिक पूरा सिनेरियो होता है, कल्चरल सिनेरियो होता है, उन चीज़ों से बहुत सारे डिस्कोर्स को लाता है, फिर उसमें लोकोक्तियाँ डालता है, मुहावरे डालता है, लोकगीत डालता है। मेरे एक मित्र कहते हैं कि यार तुम्हारे उपन्यासों में कुछ नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि तुम गीत ये हटा दो तो तुम्हारे उपन्यास कुछ भी नहीं है। अब मतलब एक चीज़ ये देखी कि इसका मतलब वह भी उसकी ताकत है। और मैं एक अंतिम, अब चूँकि समापन की तरफ मुझे ये सख्त हिदायत दी गई कि 1:45 के बाद नहीं चलना चाहिए, मैंने 1 सेकंड नहीं होगा, तो मैं बात कर रहा हूँ अपने एक उपन्यास जो हाल में आया, मोक्षवन, जो कि बंगाल पर है, और उसके केंद्र में वृंदावन है। वृंदावन में दरअसल
हम सब जानते हैं वृंदावन एक चीज़ के लिए बहुत कुख्यात है, बदनाम कहिए, कि वहाँ जो बंगाल और उड़ीसा से विधवाएं और परित्यक्ताएँ आती हैं, उनका जीवन, वो कैसा जीवन बिताते हैं, किस तरह भजनाश्रम में 7-7, 8-8 घंटे झांझ मजीरा पीट के उनको कुछ ग्राम दाल और चावल मिलता है। आप जाकर देखें किस तरह नार के जीवन बिताती है। तो उसके साथ साथ फिर उसमें जो वो पात्र है, जो कि बंगाली पात्र महिला है, उसके माध्यम से उसको मैंने शांति निकेतन का स्टूडेंट दिखाया। उसके बहाने शांति निकेतन, बोलपुर का पूरा बाउल गीत से लेकर बहुत सारी चीज़ें पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको वृंदावन देखना हो तो आप मोक्षवन पढ़ लीजिए पहले। क्योंकि पत्नी मेरी बैठी है, आज तो 2 साल पहले हम दोनों वृंदावन गए थे। हमने वहाँ के सारे मंदिर देखे, सारे घाट देखे, सारे बाजार देखे, सारे रास्ते देखे, सारे उनके भजनाश्रम देखे, जहाँ वो ध्यान मेरी मतलब 75-75 वर्ष की महिला है, और वो गलियाँ देखी, वो निधि वन देखा कि जिसके बारे में ये कहा जाता है, पता नहीं आप कभी जाएंगे वृंदावन, जाइए आप सब लोग जिन धार्मिक उसका यात्रा का शौक है, निधि वन में जाइए, तो वहाँ आपको सबसे पहले ये सुनने का मिलेगा कि निधि वन में रात को रुकना मत, वरना अगले दिन आप या तो अंधे हो जाएंगे या आपकी मृत्यु हो जाएगी। और वह बाकायदे जो वहाँ के गोस्वामी हैं, पंडित जो हैं वो गोस्वामी हैं, जो कि इसको कि चैतन्य महाप्रभु के कहने पर 2 भाई सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो आ रहे थे, जिन्होंने बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने कि वृंदावन की खोज की थी। मतलब आप जाकर देखिए कि उस निधि वन के बारे में ये कहा जाता है कि आप रात को मत रुकिए। अभी भी ये कहा जाता है कि वहाँ रंग महल है कृष्ण और राधा का, वहाँ शाम को लड्डू रखा जाता है, पान का बीड़ा रखा जाता है, और जब सवेरे निकलता दरवाज़ा खुलता है तो लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान का बीड़ा खुला। मतलब रविश आ रही है आज के ज़माने में हम ये क्या सुन रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ जिन जिन हमारे यहाँ सामाजिकता में जिन जिन चीज़ों में धर्म का प्रवेश हुआ है, वहाँ वहाँ हमारा सामाजिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ है। यानी इसका मैं बहुत अच्छा अगर कहूँ अपनी मेरी समझ से, इसका उदाहरण मैं कबीर और तुलसी को लेकर कह सकता हूँ कि जिस तरह से रामचरितमानस को एकाएक धार्मिक ग्रंथ बना दिया गया है, मतलब रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ बना दिया गया है, और कबीर को एक तरह से पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया। क्योंकि मैं कबीर को बड़ा विद्रोही कवि मानता हूँ। वो हिंदू पाखंड का भी मजाक उड़ाता है, वो मुसलमान पाखंड का भी मजाक उड़ाता है। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य ये है कि जो पाखंड चीज़ों का मजाक उड़ाता, जो हमें हमारे अंदर चेतना जागृत करता, उसको हम हाशिए पर लाते थे। और जब विशुद्ध रूप से जो धार्मिक मतलब कुछ चीज़ों को लेकर अगर कहें तो उसको हमने किस तरह से धार्मिक ग्रंथ बनाया रामचरितमानस को, ये हम सब लोगों के सामने। तो कहने का मेरे आशय कि धर्म जहाँ जहाँ इन चीज़ों पर हावी हुआ है, जहाँ जहाँ उसका दखल बढ़ा है, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ कि खाली हिंदुओं में, सभी धर्मों में। क्योंकि एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्मों के, उन धर्म ग्रंथों के लिखने वाले पुरुष रहें, किसी भी औरत ने या स्त्री ने कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा है, मुझे बता दीजिए। इसलिए उस जो पुरुष रचयिता रहे हैं धर्म ग्रंथों को, उन्होंने सारी संगीताएँ, सारे निर्देश सब के सब औरत पर थोप दिए। मेरा एक उपन्यास है बाबल तेरा देश में, उसमें मैंने शुरू में एक अथर्ववेद का श्लोक दिया हुआ और एक कुरान की आयत का। यानी आपको सुन के हैरानी होगी कि अथर्ववेद का श्लोक और कुरान की आयत का अर्थ एक ही है। अथर्ववेद का श्लोक जो ये कहता है कि औरत को घर में शांति बनाए रखने के लिए पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसे उसकी संपत्ति, उसके संपन्न रखने के लिए, वैभव के लिए ये काम करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। वही बात कुरान में भी कही गई है कि औरत को मर्द के साथ नहीं करनी चाहिए, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। मतलब जो सारी संगीता है पुरुषों ने जो अपने धर्म ग्रंथ रचे हैं, तो वो सब के सब इम्पोज की हैं, सारी अपेक्षाएं सब स्त्री से ही है। तो हलाला में भी लगभग यही, तो मैंने यही इसी दृष्टि से देखने की कोशिश की। तो मित्रों, मैं कहना ये चाह रहा मेरे एक लेखक के रूप में, चूँकि अभी राष्ट्रवाद की भी बात चली थी,
इससे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अचानक मुझे याद भी आ गया, क्योंकि मैं लेखक हूँ, अध्यापक तो हूँ नहीं कि जो मुझे याद रहती है सारी चीज़ें। अभी राष्ट्रवाद की बात चली थी, तो मेरे मन में कई वर्षों से ये मन में था कि मैं कुछ आरएसएस को लेकर लिखूं, और इसकी मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। और मैं लगभग 6 महीने तक एक शाखा में भी जाता था, हिंदू बनने के लिए नहीं, माफ़ करना, मैं जेब में मोबाइल रख के ले जाता था उसको, और जब घूम कर सवेरे आता था, सवेरे एक मॉर्निंग वॉक से, तो एक मंदिर में एक जगह जब शाखा लगती थी, तो शाखा लगने से पहले मैं पहुंच जाता, क्योंकि मुझे सारी एक्टिविटीज़ देखनी थी कि कैसे शाखा लगाई जाती है। फिर एक एक करके वो सारे के सारे स्वयं सेवक आते थे। फिर उसके बाद फिर एक गोल मंडल कहते हैं उसको। अब ये देखिए, मुझे चीज़ें याद भी आ गई। ये दायरे में बैठते थे, फिर वहाँ बातें होती थी, और जो चीज़ें हम सुनते थे कि आरएसएस के जो सबसे बड़े 3 दुश्मन हैं, मुसलमान, कम्युनिस्ट और नेहरू, उनकी वहाँ खुल के उसी तरह की मजम्मत की जाती है, लिटरली गालियाँ दी जाती। तो मैं करता क्या था, उसको ऑन कर लेता था, और पूरा जो बात होती थी उसको मैं रिकॉर्ड करके लाता था, और घर आकर मैं उसको ट्रांसक्राइब करता। मेरे पास डायरियों में है। ये मैंने पक्का मन बनाया था। हमारे मित्र ने कहा, उस वक्त मैं नौकरी में था, 2-1 साल मेरी नौकरी बची हुई थी। कहने लगा कि अभी आप इस चक्कर में मत पड़ना, अभी इनकी सरकार है, तुम नौकरी पूरी कर लेना, तब उसके बाद ही क्रांति करना, जो कुछ करना है। मतलब उन्हीं से जुड़ा हुआ था। तो मित्रों, अब आपने कहा कि उसको लेकर, अब देखिए एक चीज़ और भी है कि लेखक है तो लेखक को खतरे तो उठाने पड़ेंगे। वो तो कहा भी गया, पता नहीं, क्योंकि मैं अध्यापक नहीं, तो आप मुक्तिबोध ने कहा था कितना कि भाई लेखक को तो खतरे उठाने ही पड़ेंगे। तो एक लेखक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि मैं जैसे मैं भले ही किसी सीपीआई या सीपीएम का कोई कैडर का कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन हमारे लिखने को लेकर और बोलने को लेकर छुट्टे लोग कहते हैं कम्युनिस्ट है ना, मैंने कहा हाँ भाई मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो लेखन है, जो रचना है, वो आपकी विचारधारा जिसको कहते हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है, उसकी जो कमिटमेंट है, वो आपकी रचना आपको साफ बता देती है कि अगर मैं स्त्रियों के पक्ष में बात करता हूँ, दलितों के पक्ष में बात करता हूँ और पाखंड का विरोध करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि यह मेरी कुछ संस्कार तो मैं नहीं कहूँगा, मेरी ट्रेनिंग धीरे धीरे कुछ इस तरह की रही कि जो मैंने सीखी। और ये मैंने सीखी कहाँ से, जब मैं दिल्ली आया, जब जिसका मैंने जिक्र किया, और 86 में मैं जो कॉफ़ी हाउस जाना शुरू किया, मैंने दिल्ली में एक जगह कॉफ़ी हाउस, मोहन सिंह प्लेस है, कनाट प्लेस में। तो जब वहाँ मैंने जाना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने वहीं विष्णु प्रभाकर जी को देखा। वो पुण्यवालान में रहते थे, रोज़ाना आते थे। वहीं मैंने भीष्म साहनी जी को देखा, वो लंबी सी सिगरेट, बाल उनके बड़े सफ़ेद, और अपनी पत्नी शीला जी के साथ आते थे। तो उन्हें देखकर बड़ा रश सा होता था, और बड़ा रोमांच ये होता था कि ये है वो लेखक है, ये लेखक है जिन्हें हम पढ़ते रहे। तो इस तरह से लेखक की का जो मानस है, उसकी जो वैचारिकता है, वो किसी पार्टी विशेष में शामिल होने से नहीं बनता है। ये डिपेंड इस पर करता है कि उसका विज़न क्या, नज़रिया क्या है। हाँ, मैं एक चीज़ का श्रेय दिल्ली को ज़रूर देना चाहूँगा आशीष जी, कि अगर मैं दिल्ली नहीं आया होता तो चाहे मैं काला पहाड़ का बाप लिख लेता, कोई छापने वाला नहीं होता, कोई उसने। दिल्ली कहते हैं कि आदमी के यश में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। एक तो जगह, वो रह कहाँ रहा है। एक, अगर उसके पास संसाधनों की उपलब्धता है, अब चाहे फाइनेंशियल हो चाहे कुछ भी हो। और तीसरी, उसका भाग्य, अगर कोई ऐसी, ये 3 चीज़ें कहते हैं। तो दिल्ली में मैं जब आया, और जब मैं कॉफ़ी हाउस जाता था, और जब वहाँ ये पंकज बिष्ट वगैरह सब हमने सब रात को हम 11 बजे निकलते थे कॉफ़ी हाउस से, फिर एक जगह और चाय पीते थे, फिर घर पहुँचते थे 12। हमारी पत्नी बैठी है, वो बड़ी दुखी रहती थी कि ये रात को 12-1 बजे आते हैं। तो ये जो लेखक का जो संस्कार है, मानस है, ये आपके उससे भी बनता है कि आप किसके साथ, आपकी सोहबत क्या है। आदमी के कैरेक्टर का, उसके चरित्र का, उसके सोहबत से पता चल जाता है ये आदमी का क्या चरित्र होगा, इसकी क्या सोच होगी, कि क्या इसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो। तो मित्रों, ये बहुत सारी बातें हैं। बातें तो मैं बहुत, क्योंकि मैं लेखक हूँ तो मेरी गारंटी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब आप पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक होने के नाते जो मैंने अनुभव किया और जो मैंने तैयारियाँ
जैसे जैसे जिस तरह से की। अब देखते हैं कि इस अगले साल उस आरएसएस वाले पर काम करने का मन है, पहले होगा फिर उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। तो लेखक को खतरे तो उठाने पड़ेंगे। धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से सुना। मैं आपका एक बार फिर आभार।